मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस, सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं लोग, बाग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपने सही लिया है, आपके करोड़ों रुपए बचने वाले हैं, करोड़ों रुपए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मेडिकल इंश्योरेंस एक जादू है जिसकी पावर्स हमें पता ही नहीं है। जब मेडिकल इंश्योरेंस कोई नहीं लेते ना, तो वो कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन याद आता है मुझे कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। लोगों को पता ही नहीं उसके पास क्या पावर्स है। ये ऐसी चीज है, अगर इसके बारे में हाउसवाइफ को पता होगा ना, तो वो लड़ झगड़ के मेडिकल इंश्योरेंस करवाएगी। आप अभी बताइए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस का बेसिक क्या है। आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, आप उनको एक प्रीमियम देते हैं और वो आपको एक प्रॉमिस करते हैं कि एक साल में अगर आप बीमार पड़ते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड में आप बीमार पड़ते हैं, तो आपका जो हॉस्पिटल का बिल होगा वो हम देंगे। बहुत बहुत नटशेल में मैंने बताया। अब इसके अंदर हमारे इंडिया में नहीं, बाहर भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ना, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में इतनी सारी बातें लिखी होती है कि एक आम आदमी पढ़ भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और उसको पता है कब झटका लगता है, जब उसकी तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटल जाता है ये सोच के कि मैंने तो मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, और जब वो एडमिट हो रहा होता है उसे पता चलता है यहाँ तो मेरा मेडिकल इंश्योरेंस चलेगा ही। या उसे पता चलता है अच्छा 5,000 रुपए पर डे का बिल आ रहा था, 2,500 मैंने देने, 2,500 देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो आप जब मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखें। जैसे कि एक क्लॉज होता है को पे क्लॉज। को पे क्लॉज क्या होता है कि भाई आधा पैसा आप दोगे या कुछ पोर्शन पैसा आप दोगे, कुछ पोर्शन पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये नहीं होना चाहिए। रूम रेंट लिमिट, रूम रेंट लिमिट ऐसा लगता है आजकल, एक तो हॉस्पिटल्स में रूम भी कैसे मिलते हैं ना, गार्डन व्यू डिवाइडेड है। हाँ, मतलब डिवाइडेड वाला तो हमारा वाला तो बहुत पुराना हो गया। अब तो ऐसा होता है सी व्यू रूम चाहिए, गार्डन व्यू रूम चाहिए। हॉस्पिटल्स 5 स्टार होटल बन गए हैं, राइट। तो आप जाते हो, आप इमरजेंसी में थोड़ा सोचते हो कि भाई मेरे को क्या रूम मिल रहा है, मुझे तो एडमिट कराओ, मुझे इलाज कराना है। आपका कोई फैमिली मेंबर अगर परेशान है तो आप सबसे पहले उसको एडमिट कराओगे, उसका इलाज कराओगे, बाद में सोचोगे। बाद में पता चलता है जी रूम रेंट पे लिमिट थी कि 70% ही देगी इंश्योरेंस कंपनी, 30% तो आपको बियर करना है। और वो 30% सिर्फ रूम रेंट पे नहीं होती है, ये भी गलत फहमी है। जितना बिल आ रहा है ना, उसका 30% आपको बियर करना पड़ेगा। तो अब अगर इसके बारे में एक हाउसवाइफ को जानकारी हो, उसके पास समय भी है, वो देख सकती है मेरी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, राइट। और वो इन बातों का ध्यान रख सकती है। मेल्स बाय डिफॉल्ट थोड़े ज्यादा मनमौजी होते हैं, वो कम ऐसी डॉक्यूमेंटेशन और इन चीजों पे कम ध्यान दे पाते हैं। मैं अपने एटलीस्ट अपने बारे में तो बोल ही सकता हूँ, राइट। फीमेल्स इस बारे में थोड़ी ज्यादा अलर्ट होती हैं, उनका जिसे बोलते हैं ना स्केप्टिसिज्म ज्यादा होता है कि मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के, जो भी मैं ले रही हूँ उसमें तोल मोल के लूँ मैं, राइट, फूक के कदम रख। एग्जैक्टली। तो उसका फायदा वहां पे मिलेगा ना। तो मैंने आपको जैसे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बताया, लोग सोचते हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि मेरे को मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, बिकॉज आई हैव द फंड्स विद मी। ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, अगर ये किसी को समझ आ गई ना, वो पॉडकास्ट पॉज करके जाएगा और मेडिकल इंश्योरेंस लेगा। मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है, आप प्रीमियम देते हैं, आपको कवर मिल जाता है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, 25,000 का प्रीमियम दिया, 5 लाख का कवर मिल गया। 5 लाख तक अगर कोई भी बिल आएगा तो हॉस्पिटल वाला और सॉरी इंश्योरेंस कंपनी वाला जो है बियर करने वाला है, ठीक है। आपको पता है आपके पास अगर सिर्फ 5 लाख रुपए पड़े हैं और मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, आप 5 लाख दोगे इंश्योरेंस हॉस्पिटल को, वो 5 लाख खत्म, गॉन। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। आप अगले साल फिर 25,000 दे के 5 लाख का कवर ले सकते हो। यानी कि आपको 25,000 देके, जिनकी रेकरिंग डिजीज है, जिनको हर साल बहुत खर्चा करना पड़ता है, उनके लिए तो मेडिकल इंश्योरेंस भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। बस सही मेडिकल इंश्योरेंस लेना भी एक रिसर्च का काम है। फिर से 1 घंटा लगेगा, जो बोले वही कुंडी खोले। अब सीखने को बोलो तो सांप सूंघ जाता है ना, सीखने को बोलो तो लोगों को लगता है यार ये तो एफर्ट करना पड़ेगा। और ये इन सब का भी दोष मैं पता है किसको देता हूँ, हमारे एफर्ट्स कम क्यों होते जा रहे हैं। हम आराम की जिंदगी जीना चाह रहे हैं क्योंकि हम दूसरों को देख रहे हैं, और है हमारे पास टाइम ये सब स्टडी करने का, बट बिल्कुल है, एंड वन शुड डू इट, वन शुड डू इट। और एक और बात भी आ गई है कि अब ना एक गलत एटीट्यूड बनता जा रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि आप 4 लोग अगर बैठ के अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और आप उनके साथ बैठ के कोक भी पी रहे हो, तो आपको भी देख के ही बोला जाएगा कि आप भी अल्कोहल पी रहे हो। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ये हो क्या गया है कि अब मार्केट में इतने लोग वो कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमें कोर्स सेल करने वालों से नफरत होती जा रही है। हम सही व्यक्ति को पहचान ही नहीं पा रहे कि हमें किससे सीखना चाहिए। हम हर किसी को शक की नजर से देख रहे हैं कि ये हमसे पैसे छीनना चाहता है, पैसे खींचना चाहता है। ऐसे लोग हैं जो ऐसा करना चाह रहे हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइनली आपको वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आप प्लीज उनको इग्नोर मत कीजिए। मैं आज भी, आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, मैं आज भी अगर मुझे कुछ लगता है यार मुझे सीखना है, आई विल जस्ट बाय द कोर्स, आई विल स्टार्ट लर्निंग। 2 बातें हो सकती हैं, या तो पता चल जाएगा भाई ये सही बंदा नहीं है, हटा दो, नेक्स्ट वाले पे जाओ, या फिर कुछ ऐसा सीख जाऊंगा जो पूरी
भी जिंदगी काम आएगा। तो वो मेरे को तो ऐसा लगता है लोगों को आगे आना चाहिए, सीखना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, खासकर मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, टर्म इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप ये सीखेंगे और स्पेसिफिकली जब लड़कियां ये सीखेंगी, फीमेल जब ये सीखेंगी तो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड भी होगा। आप अपने बच्चों को भी बता पाएंगे, राइट। और बीइंग अ फादर ऑफ 2 daughters, मैं बहुत प्यार से बोल सकता हूँ कि ज्यादातर बच्चे अपने माता के ज्यादा, मम्मी के ज्यादा क्लोज होते हैं, पापा के कम क्लोज होते हैं। ज्यादातर बच्चे पापा से वो प्यार पूरा करते हैं, लेकिन शायद फादर उतना टाइम नहीं दे पाते जितना समय अपनी उनकी जो मदर्स जो है वो बिताती हैं उनके साथ। और जबरदस्त इन्फ्लुएंस होता है मदर का, जबरदस्त। तो अगर मदर उस लेवल पे आके बात करने लग जाएगी अपने बच्चों से, बताने लग जाएगी अपने बच्चों को, तो अलग ही जो है एक माहौल बनेगा और अलग ही जो है एक फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी। जी नीरज, आप जब हाउसवाइफ्स की बात ही कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि हम अक्सर देखते हैं ना, इंडियन मेंटालिटी जो होती है, हम लोग आज भी, आपने मेडिकल इंश्योरेंस की जो अभी बात करें, वी डू नॉट हम वो फर्म नहीं है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो पैसा हम डिसाइड नहीं करते। हम आज भी बिलीव करते हैं कि हमें सोने में ही इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। मिडिल क्लास फैमिलीज भी देखिए या अपर लेवल भी देखिए, बड़ी फैमिलीज, ऑल ऑफ देम बिलीव कि सोने में इन्वेस्ट करना है, पर ये सब में नहीं। जो म्यूचुअल फंड है, सिप है, इन सब में नहीं। तो इनको आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पर? देखो, मेरी फेवरेट बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। मुझे तो बहुत अच्छे से उसकी हर चीज याद है। उसमें एक बात बोली जाती है, मॉर्गन हाउसल लिखते हैं कि नो वन इज क्रेजी, नो वन इज क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस से काम कर रहा है। मेरे पिताजी के समय पे, जब मेरे पिताजी कमा रहे थे, राइट, तब एफडी के रेट जो है 10-12% हुआ करते थे। तो वो तो गोल्ड था, 10-12% एफडी पे रेट मिल रहा है, मुझे जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। आज वो रेट्स नहीं है, राइट। गोल्ड भी एक अच्छा एसेट क्लास, अगेन मैं बहुत कम एक्सपोजर रखता हूँ गोल्ड में, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा। ऐसा मुझे ज्वेलरी वगैरह का शौक है नहीं, घर में भी किसी को नहीं है, तो फिजिकल गोल्ड तो है ही नहीं। ETF फॉर्म में या किसी और फॉर्म में भी थोड़ा बहुत गोल्ड लेके रखा हुआ है, SGBs हैं थोड़े बहुत जी। मुझे समझ नहीं आता है वो एज ए एसेट क्लास। शायद मेरी जैसे नॉलेज बनी है या जिन लोगों से मैंने सीखा है, शायद उनका इम्पैक्ट है मेरे ऊपर। ट्रेडिशनल सोर्सेज, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं ना, जो मुझे लगता है गोल्ड है, एक रियल एस्टेट है, राइट। एफडीज तो आज के डेट में बाहर ही निकाल दो, अब तो हर किसी को समझ में आ गया कि एफडीज का अपना एक पर्पस है। यू कैन यूज एफडीज फॉर इमरजेंसी फंड, यू कैन यूज एफडीज फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट्स। आपका एक साल में आपको पैसा चाहिए, 2 साल में आपको पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए एफडीज आपकी हेल्प नहीं करने वाली। ए बी रियल एस्टेट, अब अगेन आई एम नॉट क्रेजी, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मुझे तो नहीं भाया बिल्कुल भी, राइट। मेरी सारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में कोई फायदा ऐसा नहीं हुआ है, राइट। मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरी गलती है वो, मैंने गलत किया, मैंने गलत इन्वेस्टमेंट करी, तो मुझे रियल एस्टेट भी समझ नहीं आता है। मेरा माइंडसेट क्या है, मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ। जब आप इक्विटी में बाय करते हैं ना, पहले तो आपको ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि आप इक्विटी शेयर्स में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कोई कॉमोडिटी बाय कर रहे हैं। भूल जाइए, आप ये सोचिए कि आप एक बिजनेस की हिस्सेदारी बाय कर रहे हैं। इक्विटी का असली मतलब भी यही होता है। अगर आप क्लास 11th की कॉमर्स पढ़ेंगे, जब उसमें पहली बार इक्विटी शेयर्स पढ़ाया जाता है या बिजनेस स्टडीज में, तो इक्विटी शेयर्स मतलब यू आर परचेजिंग दी ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। मेरे पास अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर हैं, तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ओनर हूं। अब ये बात सुनते ही लोग कहेंगे ये क्या बात होगी, मुकेश अंबानी कौन है? फिर वो भी ओनर है, मैं भी ओनर हूं, मेरे पास राइट है वोटिंग का, मैं वोट डाल सकता हूं। वो बात अलग है, मेरे पास बहुत कम राइट्स है, लेकिन है तो सही मेरे पास भी राइट्स। ये माइंडसेट जिस दिन आपका बन जाएगा, उस दिन आप अपने आप ही इन चीजों को अपनाना शुरू कर देंगे।